Hello students, in today's session I am going to start a new chapter of biology which is the cell structure and function. In this chapter we are going to read about the cell कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक स्मॉल यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे उस सेल पर हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, वो सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म सेल. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेल, हाउ डज इट डिस्कवर, मतलब किस तरीके से डिस्कवर हुई, किसने इसको डिस्कवर किया. सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है सबकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी. रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड सेल. सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया. कैसे आइडेंटिफाई किया था? इट इज अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क की इन्होंने थिन स्लाइस ली. कॉर्क इज द आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब प्लांट का जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, पेड़ की छाल अगर हम सिंपली बोले तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था. उसको जब उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इनका जो खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो ये कॉर्क है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, मतलब जैसे अगर आप लोग इसको एक कॉर्क का एक पीस मान रहे हैं तो क्या है, इसमें बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी. जिन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को, ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स या फिर रूम्स हैं, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल. मतलब ही वॉज द फर्स्ट टू डिफाइन सेल. मतलब सेल को सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था. लेकिन क्योंकि इनका माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, इतना टेक्नोलॉजिकल थोड़ा एडवांस नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, इनकी जो डिस्कवरी थी वो काफ़ी टाइम तक अनडिस्टर्ब रही. मतलब काफ़ी टाइम तक इस पर कोई और थीसिस नहीं आई, कोई और प्रूफ नहीं आ पाया. इसीलिए जैसे जैसे फिर डिस्कवरी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप आए, उनके आने से सेल की डिस्कवरी और ज़्यादा एनहांस हो गई. फिर अलग अलग तरह की सेल, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या स्टडी करने स्टार्ट कर दिया कि सेल किस तरह की होती है. जैसे अनियन की अगर हम पील देखें, अनियन पील इट इज़ द बहुत ट्रांसपेरेंसी वाइट कलर की अनियन पे लेयर होती है. अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हमें सेल बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होने को होगा. ऐसे ही अगर हम चिक सेल, जो हमारे चिक में इनर चिक की जो सेल होती है, अगर उसको एक स्किन चिक को अगर हम निकाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो उसमें भी हमें सेल्स बहुत एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं. तो मतलब हुआ क्या, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से, माइक्रो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से सेल की जो हमारी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो प्रूव हो गई कि हाँ एक्चुअल में सेल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती. फिर क्या हुआ, डिस्कवरीज एडवांस होती गई, नए नए साइंटिस्ट आते गए, सब ने अपना अपना थ्योरी दी. तो फिर दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन एंड स्क्वान. स्केलेटन एंड स्क्वान, दीज वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, दे पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी विच इज नोन एज सेल थ्योरी. इन्होंने थ्योरी दी, अपनी एक थ्योरी बनाई जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल थ्योरी. दीज वर द टू साइंटिस्ट. और इनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था, सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम ये भी पढ़ रहे थे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं. जैसे अगर हम इसका एग्जांपल से अगर डिस्कस करें, सपोज मुझे क्या करना है, आई हैव टू बिल्ड अ वॉल. मुझे एक वॉल को बिल्डअप करना है. तो उस वॉल को बिल्डअप करने के लिए जो स्मॉलेस्ट चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट मुझे रिक्वायर्ड है, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज ब्रिक. If I have to build a wall, then the smallest thing which are required is brick. तो क्या होगा, ब्रिक को अरेंज करे जाएगा, ब्रिक को हम पैटर्न में लगाएंगे. पैटर्न में लगाने के बाद क्या होगा, जब हम ब्रिक्स को अच्छे से पैटर्न में लगा देंगे देन हमारे पास एक वॉल बिल्डअप हो जाएगी. तो सेम इसी तरीके से हमारी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी कैसे, सेल से बनी होती है. जैसे एक वॉल को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स अरेंज होती हैं जिनसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज देयर फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट चीज़ उन्होंने क्या बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं. सेकेंडली उन्होंने बताया, सेकेंड पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का क्या मतलब है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर हम देखें, अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें, जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हम देख रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो उसकी बॉडी में किसी भी टाइप का जो भी फंक्शन हो रहा है, चाहे वो डाइजेशन हो रहा हो, ब्रीदिंग हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ईच एंड एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी फंक्शन इन्वॉल्व सेल। हर एक फंक्शन कहाँ परफॉर्म होता है? सेल में परफॉर्म होता है। अगर सेल होगा तो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड हो पाएंगे, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इन्होंने 1-2 पॉइंट्स दिए थे, 1-2 पॉइंट्स और हैं हमारे की हमारी फंक्शन सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। अब हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट करता है? सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। इवन वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्ट अवर लाइफ विद अ सिंगल सेल। हम ह्यूमन बींग भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया था वो दिया था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी नई सेल्स बननी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी। वो सेल्स जो कि पहले से ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पहले से ही सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उससे ही नई सेल बनेगी। ऐसे ही कोई सेल फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। जितनी भी नई सेल बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। सो दिस इज द सेल थ्योरी विच इज प्रपोज बाय स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन और स्वान ने जो थ्योरी प्रपोज की थी वो हमारी क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है एंड ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। नाउ वी कम टू द, अगर हम अब आते हैं हम कि सेल नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिज्म को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं। एक कैटेगरी है हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and second category is multicellular organism। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हम नाम से ही अगर हम इनके मीनिंग निकालें तो यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी मीन्स सिंगल, एंड सेलुलर मतलब सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल, वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं, ये एग्जाम्पल विच इज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, बैक्टीरियाज, सम बैक्टीरियाज आर देयर आल्सो व्हिच आर सिंगल सेलुलर, मतलब जो यूनिसेलुलर है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करते हैं? एक सेल कंटेन करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल है और उस सेल के अंदर ही उसका सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। अगर हम अमीबा के बारे में बात करें सो अमीबा की शेप कुछ इस टाइप की होती है, रेगुलर शेप होती है अमीबा की। अमीबा की शेप और साइज फिक्स नहीं होता, उसकी एक सिंगल सेल है, इसी में यहाँ पर सब कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसका डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, उसका रिप्रोडक्शन, सभी जितने भी फंक्शन है वो सब कहाँ परफॉर्म होते हैं? इस एक सिंगल सेल में परफॉर्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल। अब अगर हम किसकी बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल है वो हमारे क्या कहलाएंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ह्यूमन बींग्स, मैम, डॉग्स या फिर बर्ड्स, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी etc. These are some organisms which have more than one cell। जितने मतलब इन ऑर्गेनिज्म को, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कुछ एनिमल्स को छोड़कर बाकी सब एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, बिकॉज दे हैव मोर देन वन सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो होता क्या है? यहाँ पर वर्क का डिविजन होता है। अब अगर एक सेल प्रेजेंट है तो सारा काम उसी को करना है कंप्लीट। अगर एक सेल हमारी एग्जिस्ट करती है तो जितना भी वर्क है, उसे डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, ईच एंड एवरी वर्क हैज़ टू कंप्लीटेड बाय द वन सेल। लेकिन अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अरेंजमेंट मिलता है।
सेल्स हमेशा पर्टिकुलर पैटर्न में, पर्टिकुलर सीरीज में या फिर एक फैशन में अरेंज होती है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो अरेंज होती है वो सेल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। सेल अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। जब बहुत सारी सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स अरेंज हो जाती हैं किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाता है? टिश्यूज़ कहलाता है। ऐसे ही जब टिश्यूज़ अरेंज होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं वो ऑर्गन का। ऑर्गन जब अरेंज होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे अरेंज हो जाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? व्हेन दे बिकम अ ऑर्गन। जैसे एक सेल हमारी कोई भी है, सबसे पहले वो किसका फॉर्मेशन करेगी? टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। जैसे अगर मसल सेल अगर हम ले लें, मसल सेल किसका फॉर्मेशन करती है? मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। देन दिस टिश्यू हमारा क्या बनाता है? ये टिश्यू हमारा ऑर्गन फॉर्मेशन करता है। जैसे मसल की अगर हम बात कर ले, हार्ट का फॉर्मेशन करती है। मसल्स प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स हार्ट का फॉर्मेशन करती है। देन हार्ट अलॉन्ग विद द अदर ऑर्गन्स, जैसे लंग्स के साथ या फिर हमारे और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं सबके साथ अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। एंड फाइनली बहुत सारे सिस्टम जब अरेंज होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, each and every system when arranged together they form a organism, or we can say human. So this is how all the cells are arranged, या फिर पैटर्न जिस तरीके से हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है वो कैसे मिलता है? सेल, देन टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सबसे अगर हम बात करें शेप एंड साइज क्या है? कोई भी जो सेल है उसके शेप क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। शेप और साइज जो है हर एक सेल का, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम सबसे पहले हम शेप को डिस्कस करें, हम ह्यूमन बॉडी में लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर हम 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स ले लें, नर्व सेल, मसल सेल, हम अगर ये 2 सेल लेके डिस्कस करें तो क्या है? जो ये नर्व सेल है, नर्व सेल कैसी होती है? फाइबर लाइक होती है। जैसे फाइबर्स होता है, फाइबर लाइक क्यों होती है? ये फाइबर लाइक इसलिए होती है ताकि मैसेजेस को कैरी आउट कर सके। नर्व सेल का काम होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के मैसेजेस को कैरी आउट करना। कैरी आउट करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जाना। तो नर्व सेल कैसी होती है? फाइबर लाइक होती है, इस तरह की होती है नर्व सेल्स। ये हमारी नर्व सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल जो होती है, मसल सेल मूवमेंट के लिए कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। मसल सेल हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे अगर ये सेल है तो वो एक बार छोटी होगी एक बार बड़ी होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को टॉलरेट करने के लिए मसल सेल इस तरह की होती है कि जो उसके बाहर की कवरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये तो हमारे ह्यूमन बींग्स में। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जो सेल होती है, प्लांट की सेल कैसे होती है? बहुत टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए प्लांट सेल के आउटर मोस्ट हमें क्या एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलती है ताकि वो उस टफनेस को, उस स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सके। मतलब क्या है? सिंपली हम यहाँ से एक ओवरऑल एक टर्म निकाल सकते हैं कि हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है जो कि किस पर डिपेंड करती है? वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो उस पर डिपेंड करती है। ऐसे ही अगर हम साइज़ की बात करें तो जो साइज़ है और सेल्स का वो एक तरह से 0.0001 mm टू 170 mm तक वेरी करता है। अगर हम बिगेस्ट सेल अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो सेल हमारी एग्जिस्ट करती है, लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच इज द सिंगल, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सिंगल सेलुलर है और इसकी जो हमारी लेंथ है या फिर इसका जो डायमेंशन है वो हमारा 170 टू 130 मिलीमीटर का होता है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल। ऐसी बैक्टीरियल सेल अगर हम बात करें, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल इज अबाउट 0.0007 mm, इतनी ये छोटी होती है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें, मतलब डिफरेंट साइज की अगर हम बात करें तो हर एक सेल का क्या अलग अलग साइज होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो स्मॉलेस्ट सेल है, ह्यूमन बींग्स में हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट है दैट इज RBC, मतलब रेड ब्लड सेल। एंड इस रेड ब्लड सेल की जो लेंथ होती है जैसे 0.007 mm। सॉरी, बैक्टीरियल सेल की हमारी जो लेंथ होती है वो 0.001 mm और रेड ब्लड सेल की कितनी होती है? 0.007।
यूजुअली अगर हम जनरलाइज वे में एक सेल का साइज देखें तो वो अबाउट 0.02 mm तक हो सकता है। सो दैट मीन्स हमें स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक हर तरह के सेल साइज देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप की अलग अलग सेल्स का अलग अलग साइज होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल अबाउट शेप एंड साइज, कैसा था हमारा, सेल थ्योरी क्या थी, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सेल स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेल की जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली हम बोल सकते हैं स्फेरिकल, हम स्फेयर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। होता क्या है, एक सेल में 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स। फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ें एक सेल कंटेन करती है। अगर हम इसको सेल कंसिडर कर रहे हैं तो जो ये इसकी आपको आउटर लाइनिंग जो दिखाई दे रही है, दिस आउटर लाइनिंग और दिस आउटर कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन और सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाएगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस सेल के अंदर सेंटर पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है, कंस्ट्रक्टेड पार्ट प्रेजेंट होता है। दैट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल। और सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में ये जो कंप्लीट हमारा रीजन प्रेजेंट है, ये जो पूरा पार्ट प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट का क्या है, हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है। एंड अमेजिंगली मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस जितने भी हैं, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी कहाँ परफॉर्म होती है? साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में देखें, न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर थोड़ी कैसी होती है? इट इज समवॉट 2 मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं और इसके मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की अगर हम आउटर कवरिंग देखें, इट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। और यहाँ सेंटर में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस का मतलब सेल न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो लिक्विड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेंटर जो पार्ट प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस। इसके अलावा सबसे मेन जो चीज़ हमारी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से हमारे इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है क्रोमेटिन। जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इस तरीके से अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाती हैं? क्रोमेटिन कहलाती है। लेकिन जब भी हमारी जो सेल है वो डिवाइड स्टेज में जाती है, मतलब जब एक सेल डिवाइड करके मल्टीपल सेल बनाती है तो डिवीजन करते टाइम ये जो हमारा क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। इसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमोसोम इज समवॉट लाइक दिस, पेयर्स में यूजुअली एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम में। मतलब हुआ ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, वो इकट्ठी होती है और किसका फॉर्मेशन करती है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम है ये कंटेन्स जीन्स। हमारी बॉडी के जितने भी ट्रेट्स, जितने भी कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन, हमारे हेयर्स, हाइट, जितने भी कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सभी जीन्स कंट्रोल करते हैं। एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स ऑफ मतलब पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में क्या पास ऑन करती है? कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेरिडिटरी यूनिट। क्या कहलाती है? हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में, उनके चिल्ड्रंस में क्या पास करते हैं? कैरेक्टर्स को जो ट्रांसमिट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जीन्स कहलाते हैं। एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स पर ये जीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सबसे पहली बात तो ये जीन्स को ट्रांसमिट करता है।
मीन्स कंटेन करता है। सेकेंडली इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारी बॉडी का ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सेंटर, ऐसे ही न्यूक्लियस का कंट्रोलिंग सेंटर क्या, सॉरी सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने बता ही दिया, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट इन द सेल। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट अपना जो लास्ट क्वेश्चन बचता है आज के सेशन का, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने अभी बताया, ये जो हमारी सेल की आउटर कवरिंग है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एक तो सबसे पहला जो ये काम करती है वो क्या करती है, वो सराउंडिंग जो भी मतलब आउटर एनवायरनमेंट है उससे सेल के अंदर मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, जैसे ये सराउंडिंग है और ये सेल के अंदर का रीजन है, तो इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब एक बैरियर बना देती है, एक वॉल बना देती है। सेकेंडली ये क्या करती है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है इट अलाउज only only few materials to enter or exit the cell। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये रेगुलेट कर सकती है कि कितना मटेरियल और क्या मटेरियल सेल के अंदर आएगा और कितना मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। ये एक मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है, गार्ड करने का। जैसे हमारे जो सबके घर में, हमारे घरों में क्या लगे होते हैं, डोर लगे होते हैं। डोर किस लिए होते हैं? डोर इसलिए होते हैं ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमें लगता है कि हमारे लिए फैमिलियर है, जो अच्छा है, उसको हम अलाउ करें कि हमारे घर में वो एंटर हो सके। लेकिन जो हमें नहीं लगता उनके लिए हम अपने गेट डोर्स ओपन नहीं करते। तो सिंपली क्या है, एक तरह से ये डोर की तरह वर्क करता है। जितने भी यूजफुल मटेरियल होंगे, जो यूजफुल मटेरियल जो चाहिए सेल को, उनको तो एंटर होने देंगे, जो वेस्ट है उसको बाहर भी निकालेगा, और जो नेसेसरी सब्सटेंस है वो सेल के अंदर ही मेंटेन रखेगा, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा उसको आने नहीं देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक तो उसका काम प्रोटेक्शन करने का होता है, सेकेंडली ये हर एक सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है या फिर मेंटेन करती है। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंप्लीटली मैंने आप डिस्कस कर लिया आज के सेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर का पार्ट बचता है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ अंदर की जो उसके स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गेनलीज जो प्रेजेंट होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो भी बचता है हमारा वो भी हम अपना नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। सबसे पहली बात, बुक को अच्छे से पढ़िए। एंड येस, प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑन टाइम, मतलब जब आपको दी जाती है उसको तभी देखिए, अदरवाइज आप लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।